नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस और आज हम लेकर आए हैं अपना एक बहुत ही ख़ास कार्यक्रम चाय पे तो आओ ना, जहां पर हम चर्चा करेंगे चाय पर। समाज में फैले हुए बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। इस कार्यक्रम में हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी बातचीत करेंगे। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट कारोबारी। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा व्यापार है अगर वो ट्रांसपोर्ट हम बंद कर दें या वो किसी वजह से बंद हो जाए तो शहर में बहुत सी चीज़ें नहीं पहुंच पाती और बहुत सी चीज़ों की किल्लत हो जाती है। तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही ज़रूरी जो व्यापार होता है वो शहर के लिए या किसी भी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमारे बीच में उसी ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हुए व्यापारी मौजूद हैं और ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जे न्यूज़ चैनल में। और मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज हमारे न्यूज़ चैनल में जे न्यूज़ चैनल में मौजूद हैं AK उपाध्याय जी, जो उत्तराखंड प्रभारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत सिंह सेठी जी, जो अध्यक्ष है ट्रांसपोर्ट यूनियन के। हमारे साथ प्रदीप सबरवाल जी हैं, जो महामंत्री हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जसपाल मालदार जी, कोषाध्यक्ष हैं ये। इंद्र कुमार भुटियानी जी संरक्षक हैं। ललित मोहन बिष्ट जी, ये सदस्य हैं यूनियन के। पंकज वोहरा जी, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो रीजनल हेड हैं सेल्स के। खीमानंद शर्मा जी और अमन भट्ट जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जे न्यूज़ चैनल में। तो सर आज का जो हमारा चाय पे तो आओ ना जो विषय है, इस पर मैं चर्चा शुरू ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अमरजीत सिंह सेठी जो अध्यक्ष हैं, सर किसी भी जो एक घर होता है मान लीजिए, उसमें जो सबसे बड़ा जो बुज़ुर्ग होते हैं या पिताजी होते हैं, उनका हेड ऑफ द जो फैमिली होता है उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहीं से आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि किसी वजह से आदमी अध्यक्ष बनता है किसी भी संगठन का। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट जो कारोबार है, हर कारोबार में चुनौती होती है और अभी डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। तो इसकी चुनौतियाँ क्या हैं सर ट्रांसपोर्ट कारोबार में? क्योंकि हर आदमी कहता है कि हमारा काम बड़ा है, हमारा काम, लेकिन इसकी चुनौतियाँ जो बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं चाहूँगा आप ये बताएं कि इसकी चुनौतियाँ किस तरह की हैं। डीजल, पेट्रोल, टैक्स, हर चीज़ जो है हमारे इस व्यापार को मार करती है और इससे हमारा व्यापार सफ़र करता है। व्यापारी का माल का उठान नहीं है, वो पैसा देने से कतरा रहा है और गाड़ी वाला गाड़ी को चलाने के लिए मजबूर है। वो नहीं चलाता तो फाइनेंसर गाड़ी को खींच लेता है और चलाता है तो लॉस में जा रहा है। मतलब हालात वो इस कगार पे पहुंच चुका है कि मतलब जैसे कि किसी चीज़ का एंड होता है। बहुत उसके लिए मजबूरी है, क्योंकि अब कई जगह ऐसी है कि छोटा जो ट्रांसपोर्टर है जिसकी एक गाड़ी दो गाड़ी हैं, वो बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रहा है। जिसमें सबसे पहली चीज़ आ गई है तेल की मार। तेल की मार, क्योंकि सबसे होता है कि एक चक्कर में अगर 1,000 का तेल फालतू लग गया और 3,000 किराया, तो 1,000 तो वैसे घट गया उसमें से। सबसे मजबूरी उस ट्रांसपोर्टर की ये है कि वो सफ़र नहीं कर सक रहा, मजबूरी में हालात को चल रहा है। हम लोग आगे भी इस मामले में कई चीज़ें उठा चुके हैं और उनको कह भी चुके हैं सरकार को कि भाई इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक ऐसा बिजनेस है जो मतलब देश की बैकबोन है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो इससे सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ हर दिन आए दिन मतलब रेट बढ़ जाता है। सफ़र करना व्यापारी ने भी है, उसमें टायर व्यवसाय भी सफ़र कर रहा है, मोटर पार्ट भी सफ़र कर रहा है, मैकेनिक भी कर रहा है, ट्रांसपोर्टर भी कर रहा है। मतलब जितनी जो चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं वो सब सफ़र कर रही हैं। सर ने बताया कि कई तरीके से परेशानी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है कि वो हर चीज़ लाना ले आने का काम वही करता है। सर ने चुनौतियों पे बात करी। सर शासन स्तर पे कभी आप लोगों ने अपनी यूनियन के थ्रू भी कभी ये बात पहुंचाने की कोशिश करी है, तो क्या वहाँ से उत्तर मिला है? जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी आपको बताया ये सब चीज़ें, ये खाली एक डीजल का मसला नहीं रह गया। डीजल के अलावा आप ये समझिए जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उससे प्रोडक्ट और निकल रहे हैं, मोबिल है, गेयर ऑयल है या कुछ और भी है, तो उन सारी चीज़ों में इफेक्ट पड़ गया सब में। तो उसमें साथ साथ डीजल के साथ साथ वो भी हर चीज़ महंगी हो गई इसमें सब जो है। 9-9, 10-10, 20-20 रुपये आपका गेयर ऑयल या इंजन ऑयल वगैरह वो भी बढ़ गया सब जो है। तो महंगाई का तो इसमें कोई वो है ही नहीं कि कहाँ तक ये हमें ले जाएगी ट्रांसपोर्टरों को। हम लोग भी इसको प्रयास कर रहे हैं कि भाई सरकार से हमने बोला है कि भाई इसको कम से कम और टैक्सेस कम कर दें, चलो कोई बात नहीं, एक्साइज कम हो जाए सेंटर की, या वैट इसका आपका
जीएसटी में रेट उनका रिड्यूस कर दें थोड़ा सा, तो कुछ तो राहत मिलेगी उसमें जो है, मेरा कहना ये है इसमें जो है। बिल्कुल। जीएसटी अभी आपने निकाली जीएसटी की बात, तो वैसे भी कोरोना काल से वैसे भी हर कारोबार में बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है, और जीएसटी एक ऐसा एक टैक्स निकला था सरकार की तरफ से कि अभी भी बहुत से लोग उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं, और उसमें कई टैक्सेस जुड़ रहे हैं, कभी वो उसमें कट रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जीएसटी के जो कारोबारी मतलब जीएसटी भरने में कितना परेशान होता है? जैसे यहाँ एक ट्रांजिट पॉइंट है, हमें यहाँ से धारचूला अल्मोड़ा जैसे माल भेजना होता है पहाड़ों में, तो माल को पहुँचने में पूरी गाड़ी तो हो नहीं पाती, तो 2-3 दिन यहाँ माल पड़ रहता है गोदामों में, तब तक ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता है। अब अच्छा ई-वे बिल एक्सपायर हो गया तो उसको आगे कैसे हमने दोबारा ई-वे बिल बनाना है, ऐसा जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं है, तो सारा माल यहाँ पड़ जाता है, या फिर हम उसको चोर तरीके से बेचना पड़ता है, जिससे हमें प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है जीएसटी अधिकारियों की। मेन तो जीएसटी में क्या ना, हम लोगों को गाड़ियाँ बनाने ई-वे में प्रॉब्लम है, जो पहले टाइमिंग थी 3 दिन की, वो 1 दिन की रह गई है मात्र। जहाँ तक पहले जीएसटी का भी चर्चा हो रही थी, मतलब हम लोगों को जीएसटी के दायरे में ला दिया गया। उसमें हमारा क्या एक प्रावधान क्या होगा, एक लॉयर और रखना पड़ गया हमको, और लॉयर का ये रहता है कि हर महीने उसकी फ़ीस डिपॉजिट करो, उसका पूरा, जबकि एक खाली ट्रांसपोर्टर जो हम लोग एक ब्रोकर के उस पर काम करते हैं, हमारा काम खाली गाड़ी प्रोवाइड करना होता है, ना कि इतने, और उसके बिहार पे हमें खाली 100-200 रुपये कमीशन पर गाड़ी पे मिलता है, लेकिन उस पर इतने बोझ तले एक ट्रांसपोर्टर दब गया, खर्चे मेंटेन करने मुश्किल हो गए, परिवार पालने मुश्किल हो गए, एक लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का ये हो गया है कि हर आदमी ट्रांसपोर्टर को एक हीन भावना से देखता है। रोड पे गाड़ी लेके चलता है तो 50 मुकदमों से उसको झेलना पड़ता है, कहीं गाड़ी पीछे से कोई घुस गया तो महान स्वामी मरा, मतलब इतनी अंडर प्रेशर काम हमारा हम लोगों का हो गया है कि हमें सोचने को मजबूर हो गया है कि क्या हम अपने बच्चों को इस लाइन में डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। बहुत मतलब दुख का विषय है। एक मैं ट्रांसपोर्टर होने के नाते पिछले कई वर्ष 30-32 साल मुझे इस ट्रांसपोर्ट लाइन में हो गए, लेकिन अब हमें सोचना पड़ता है कि हम हमारी बच्चे इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें अपने धंधे बंद करने पड़ेंगे। कितनी बार हम लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किए, सबको पता है। आज टैक्सेस की मार हमारे ऊपर, एक ट्रांसपोर्टर ही ऐसा है जो इतना राजस्व शायद मेरे ख्याल कोई देता होगा। हम 3 महीने का एडवांस टैक्स पेड करके फिर गाड़ी रोड पे लाते हैं, उसके बाद भी सरकार मतलब सरकारों की कभी कान में जू नहीं रहेंगी, चाहे उससे पहले भी अभी भी सरकारें हैं या कोई भी नहीं हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन पीड़ा इस बात की है, अंदर से दुख भी इस बात का है हम लोगों को कि हम लोग किस स्टेज पे पहुंच गए हैं। किसी टाइम फ्लीट ओनर का नाम से लोग, एक फ्लीट ओनर होना अपने आप में एक कॉलर खड़े होते थे, हम लोग फ्लीट ओनर हैं। आज फ्लीट ओनर एक रिक्शे वाले की इज्जत होगी, जो हमारी आज मतलब ये कंडीशन आ गई है। जिस टाइम लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड था, हम लोगों को शायद पास भी नहीं मिले थे। खैर हमने ट्रांसपोर्ट लाइन में हमारे ड्राइवरों ने डोर टू डोर माल पहुंचाया, मतलब दिल्ली तक भी उनको खाना नहीं मिला पूरे दिन। ये समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमने खबर पहुंचाने की कोशिश करी। हमारे ड्राइवरों को ये हुआ कि माल पहुंचाने के बाद उसके बाद जाना भी मतलब व्यापारी ने उचित नहीं समझा। जिसके यहाँ माल उतारते थे वो भी इतनी दूर भागता था, जैसे पता नहीं माल तो उसको अच्छा लगता था उतारना, वो तो माल उतार लेता था। उसके बाद ये पोजीशन थी कि उसको भाड़ा देने के लिए भी एक छोटे से आदमी को, वो भी बड़ी दूर से लेके पानी और खाना पूछने की बात है। ये कई बार हमने समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ JJN न्यूज़ से। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि लॉकडाउन के टाइम पे एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी ऐसा था जो चीज़ों की पूर्ति कर रहा था, वरना लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़ जाते, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हमने कोरोना काल का देखा है। तो सर कोरोना काल में फ़र्क तो चीज़ों में पड़ा, तो ट्रांसपोर्ट कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा? फिर जैसे ट्रांसपोर्ट ले जा रहे थे, माल ले जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कभी आपको पेमेंट मिलती होगी, कभी नहीं मिलती होगी, और बहुत से, क्योंकि हमने भी इस चीज़ को फेस किया है कि यार चलो बाद में ले लेना, या जब लॉकडाउन खुलेगा तब देखेंगे। तो कितना फ़र्क पड़ा सर इसमें? पहले तो मैं शुभकामना दूंगा JJ न्यूज़ को कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे शहर हल्द्वानी में किया है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं कि किसी तरह से भी आपकी आवाज़ जो है ना, वो अगर शासन प्रशासन तक पहुंचती है तभी आप अपनी एक मंच मिलना चाहिए आपको, जिस मंच के मार्फत या जिसके माध्यम से आप अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो कोरोना काल था उसमें कितना फ़र्क पड़ा कि जब कोरोना काल आया। देखिए मैं एक चीज़ आपको नोटिस करके बताऊँ, कोरोना काल में जब कोरोना आया तो सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ ही एसेंशियल चीज़ें थी जिन्हें गवर्नमेंट ने अलाउ किया,
उन लोगों को पासेस मिला, उन्हीं लोगों को मार्केट में आने का वो मिला, जैसे सबसे पहले मेडिकल वालों का था, फिर मेडिकल से संबंधित जितने लोग थे उनको पासेस मिला, उनको फैसिलिटीज मिली, वो आए और उनके काम को हम लोगों ने भी ताली बजा के और दिए जला के हर तरह से अप्रिशिएट किया, ताकि उन्होंने लोगों की जान बचाई। ये किया, उस जान बचाने के पीछे क्या हमारे ट्रांसपोर्ट लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? वो मेडिसिन कहां से पहुंची, वो पट्टियां कहां से पहुंची, वो जो वेंटिलेटर थे वो कैसे पहुंचे? उस थ्रू ट्रांसपोर्टर तो आए, तो हम कहां से उस फ्लीट में नहीं थे? हम भी तो उन्हीं के साथ थे, कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे थे। फिर हमें क्यों छोड़ दिया गया? मेरा सवाल शासन प्रशासन से, हमें क्यों छोड़ दिया गया? जिस चीज में हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और कोई भी चीजें नहीं हो रही थी, सिर्फ मेडिकल और एसेंशियल चीजें जो खाने पीने की थी वो सप्लाई करनी थी। सारथी तो आप ही लोग थे, जो ठीक सामान है, जो भी और था। उस चीज को हम लोगों ने इतनी बखूबी अंजाम दिया। हमने उस समय पैसा भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा हमारा क्या लग रहा है, हमने उससे सेवा लिया कि हमारी एक सेवा का जज्बा था हमारे ट्रांसपोर्ट लोगों का। हमने उस चीज को समझा और उस चीज को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो हमारी आपकी सबकी फैमिली थी। ठीक है, बट उसके बाद जब अब चीजें ठीक होने लगी हैं, तो सारी चीजें जब उभर रही हैं, तो फिर क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट बिजनेस? व्हाई ट्रांसपोर्ट इज सफरिंग? व्हाई द पीपल आर नॉट लिसनिंग टू अस? आपने मुझसे पूछा था ना कि आपने कहाँ का अपनी प्रेजेंटेशन दी है। हमने शासन प्रशासन में टाइम टू टाइम जाके, आप सारे पेपरों को देखिए, आपको वीकली मिलेगा कि हमने अपनी सारी बातें लिखित रूप से भी और हर तरह से कही हैं उनको कि भाई आप हमारी इन बातों को सुनिए और समझिए। तो हमारे साथ सारे हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे महामंत्री, सभी लोग थे, और हमारे पास उनकी कॉपीज भी हैं। उसके बावजूद भी हमें, सॉरी टू से, बट लोगों ने उतना कंसिडरेशन दिया नहीं जितना देना चाहिए था। सही बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसका आपको फल नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसा आपने कहा कि दवाइयाँ थी या जो भी वेंटिलेटर थे, ले जाने के पीछे तो आप ही लोगों का हाथ था। कोरोना वॉरियर्स वो थे। हमने ये पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने गवर्नमेंट से भी कहा, क्या ड्राइवर कोरोना वॉरियर्स नहीं थे क्या हमारे? भाई इस सवाल का भी हमने एक ज्ञापन भी दिया सिटी मजिस्ट्रेट के मार्फत कि क्या कोरोना वॉरियर्स हमारे ड्राइवर नहीं है, जिन्होंने रोड टू रोड बिल्कुल घरों की होम डिलीवरी करी मालों की, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माल पहुंचाया उन्होंने। ड्राइवर तो ऑब्वियसली, और जैसे जिस तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट चलता है, एक गाड़ी चलती है, गाड़ी में पेट्रोल भी लगता है, उसके पहिए भी घिसते हैं, उसमें कई तरह के ऑयल्स भी पड़ते हैं उसके। अब जैसा आप लोगों के पास गाड़ी है तो गाड़ी का ड्राइवर चलाएगा, उसके ड्राइवर के भी खर्चे हैं, उसका खाना पीना। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खर्चे किस तरह से पूरे हुए थे, खासकर कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद से भी? स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन चला था तो 2 महीने हमारी दुकान बंद रही, गाड़ियाँ भी खड़ी रही, और हमने लेकिन सारा खर्चा हमने ड्राइवर को तनख्वाह भी दी, उनके घर में खाना तक, राशन तक पहुँचवाना का काम करा, जिससे कि क्योंकि हमने काम उन्हीं से लेना है, और गाड़ी, और हमारा जो काम है उसे मैन पावर का ही है, मशीनों से द्वारा हमारा काम नहीं होता है, मैन पावर से काम होना है। इसलिए हमने उनके बारे में सोचना है, उनके घर परिवार के बारे में, घर के चूल्हे तक देखना है कि उनके चूल्हे में खाना बन रहा है नहीं बन रहा है। पहले हमने उनको देखना है, तब हमने आगे बढ़ना है। सर आपने बहुत अच्छी बात करी कि देखिए कोरोना काल में बहुत से लोग निकल के सामने आए कि जिन्होंने लोगों की मदद की, चाहे वो खाना पीने का सामान दिया हो, चाहे कपड़े दिए हो, चाहे किसी भी तरीके से दवाई दी हो। लेकिन आदमी एक चीज़ भूल गया कि वो सब चीज़ वहाँ तक मुहैया किसने करवाई, वो ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। तो सर सरकार से ये उम्मीद लगाना कोई मतलब गलत नहीं है आप लोगों की सरकार आपकी बात सुने। अभी एक नया बहुत लेटेस्ट सिनेरियो हुआ है कि मुख्यमंत्री बदल गए हमारे उत्तराखंड में। हम नई सरकार, नए मुख्यमंत्री को अपनी यूनियन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनसे ये कामना, ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें थोड़ा सा स्टेट वैट जो डीजल पेट्रोल प्रोडक्ट्स में है वो कम कर दे, ताकि कुछ राहत हमें मिल जाएगी। तो इससे जो है ये एक आम हमारी जो पलायन करने की अब स्थिति आ गई है इस व्यापार से दूसरे व्यापार के जाने की तरफ, वो एक रुक जाएगी। सर डीजल पेट्रोल का जो रेट बढ़ा ना, इससे सबसे पहले तो जो सैलरी से बेचारे हमारे वहाँ काम करते हैं उनको हम तनख्वाह देते हैं, बेचारी आधी तनख्वाह तो उनकी डीजल पेट्रोल मोटरसाइकिल और स्कूटर में निकल जा रही है। अब परेशानी क्या हो रही है, वो उसके चक्कर में हम लोगों को तनख्वाह बढ़ानी पड़ रही है। तनख्वाह कैसे बढ़ाए, काम नहीं है। पहले देखिए, बहुत साल पहले की बात है, हम बहुत पुराने जुड़े हुए इस काम से, बहुत नए चेचिस आया करते थे हर कंपनी के। आज की तारीख में कोई टाटा, लीलैंड, आइसर का चेचिस नहीं उठा रहा, इसलिए नहीं उठा रहा कि काम नहीं है। बैंक से लोन होना है, बैंक में किस्त नहीं जानी है, बैंक वालों ने गाड़ी उठा के सीज कर देनी है, वो बेचारा आगे का भी परिवार नहीं चला पाएगा।
इस करके अब जैसे लॉकडाउन लग गया महाराष्ट्र में, अब वहाँ पे भी मैंने देखा न्यूज़ चैनल वाले लोगों से पूछ रहे थे, भाई साहब आपको लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। उनका एक ही नारा था, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो थोड़े टाइम लॉकडाउन में हम लोगों ने परेशानी देखी, और भाई साहब ठीक कह रहे थे, हमने अपने ड्राइवरों को, कंडक्टरों को घर जाके खाना पहुँचाया। देखो खाना हमने पहुँचाना है, इसलिए पहुँचाना है कि वो हमारे आगे फिर हमने उनसे काम लेना है। आज हम उनको गाइड नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। जब वो 20 साल से हमारे पास बैठे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, तो दुख के टाइम पे भी हम नहीं देखना उनको। इस करके ये समस्या का समाधान तो वैसे करना चाहिए सरकार को, कि इस पे थोड़ा लगाम लगाएं, तो जिससे आदमी नए काम को भी करने के लिए चेचिस लाए और कारोबार बढ़े। अब देखो हर चीज़ बंद पड़ी हुई है इस टाइम बिल्कुल। नए मुख्यमंत्री जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मेरा उनसे ये भी अनुरोध है कि ये जो हमारे ऊपर एक आरटीओ प्रशासन का दबाव, पुलिस प्रशासन का दबाव, राज्य कर विभाग का दबाव, सब ट्रांसपोर्टरों के ऊपर ही है सर। टोटल जहाँ जाओ साहब गाड़ी रुक गई, साहब पुलिस ने रोक दी गाड़ी, यहाँ साहब चालान हो गया, वहाँ चालान हो गया। अभी किसी से रिक्वेस्ट करो, अरे साहब क्यों पकड़ दी गाड़ी, वो कहता साहब हमारे ऊपर तो ऊपर से दबाव है। हाँ, अब ऑनलाइन चलाने शुरू हो गए हैं। गाड़ी टेम्पू ने कहीं बाजार में माल उतारना शुरू किया, लेबर साथ जा रही है उसके, और उन्होंने कह दिया साहब ये तो सवारी बैठा रखी है। भाई टेम्पू अगर बाजार में जा रहा है, हमारे डिलीवरी का काम है, तो उसमें आप सवारी कैसे काउंट करेंगे उसको जो है। वो भी परेशानी, उसने नहीं साहब तुम्हारी सवारी है, तुम्हारे अगर भाई बाजार में रिक्शा वाला या कोई भी बाजार में जा रहा है, टेम्पू जा रहा है बाजार में, तो कौन छोड़ेगा सामान, कौन छोड़ेगा सामान, वही जाएगा ना। तो अब उसके ऊपर भी आप ये कह रहे हैं कि साहब ये टेम्पू क्यों खड़ा कर दिया रोड पे, किसी ने फोटो खींच के भेज दी, प्रशासन ने खींच ली, उन्होंने कहा साहब चालान खींच दो इसका जो है। तो ये बहुत दिक्कतें हमारे जीएसटी के में भी दायरे में भी, इसमें भी परेशानियाँ आ रही हैं। जीएसटी में अलग से स्टाफ रखना पड़ रहा है। ई-वे बिल के इसमें जो है पहले भी चर्चा हुई कि साहब अब किलोमीटर कम कर दिए। गाड़ी रोड पे चल रही है हमारी, और रोड पे चलते चलते चालान हो जा रहा है साहब, और वाहन स्वामी को पता ही नहीं कि गाड़ी का मेरे चालान हो गया। अब पता लगा तिमाही टैक्स जमा करने गया या फिटनेस करने गया, तो पहले आप चालान भुगतोगे। अब चालान हुआ है गाजियाबाद, अब पहले गाजियाबाद आदमी बात करेगा, गाजियाबाद चालान भुगत के आएगा तो हल्द्वानी में टैक्स जमा होगा। मतलब इस तरीके का प्रेशर वाहन स्वामियों पर बना दिया, इस तरीके का प्रेशर पता नहीं सारा भार जो है ट्रांसपोर्टर पर ही डाल दिया इन्होंने इस तरीके से। तो मतलब ये मरण स्थिति ये हो गई है कि लास्ट में हम लोगों को ये लगता है कि अब ये ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय बंद करके कोई और धंधा हम करने को मजबूर होंगे। मतलब इस तरीके का प्रेशर चालान, अब चालान कोई कलकत्ता में हुआ है तो पहले कलकत्ता भुगतने जाएगा वो, या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा उससे चालान भुगता जाएगा, फिर जाके टैक्स जमा होगा। मतलब ऑनलाइन की भी इतनी वो हो गई है कि वाहन स्वामी इतना परेशान है कि गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, टैक्स जमा नहीं हो सकता, फिटनेस नहीं हो सकती। मतलब इतनी लायबिलिटी डाल दी है ट्रांसपोर्टर कि शायद मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर तो कमर सीधी नहीं होगी ट्रांसपोर्टर की। जैसे इन्होंने कहा सर ने कि बहुत प्रेशर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के ऊपर आ गया है, इतना प्रेशर आना चाहिए। और हर चीज़ का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि उसमें खाने का सामान भी आता है। चलिए कुछ ऐसा सामान है जो अगर एक दो हफ्ता आपका रुक भी गया, कहीं जाम लग जाता है या चेकिंग भी ऐसे, वो ख़राब नहीं होता। लेकिन जो खाने का एक सामान है, जब फूड आइटम है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर पहुंचाना है, और वो जो नुकसान होता है वो भी ट्रांसपोर्ट कारोबारी को ही भुगतना पड़ता है, या रास्ते में चीज़ें खराब हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद उमेश जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जे न्यूज़ चैनल को इस तरह के सामाजिक मुद्दे को उन लाइमलाइट में लाने के लिए। साथ ही किसी भी देश की, किसी भी बिजनेस की ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ लाइन होती है। विदाउट उसके हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई काम आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक हमारे सभी बड़े भाइयों ने, माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी समस्याएं बताई, बहुत ही जिन्यून समस्याएं हैं। आए दिन इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, और इसके लिए हम भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जब जाते हैं तो सारी समस्याएं सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट को आखिर ये बातें क्यों नहीं दिखती हैं। कोई ये चीज़ अनअवॉइडेबल है, जो आपकी लाइफ लाइन है ट्रांसपोर्टेशन, वो इतना कुंठित और इतना परेशान होगा तो आप कैसे आगे फ्लोरिश करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को निश्चय ही ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्टर्स पे विशेष करके इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें विशेष इनको बुला करके
इनके अपनी यूनियंस हैं, उन यूनियंस के प्रॉब्लम सुन के उनको दूर किया जाए, मेरा ये बहुत ही अनुरोध है। दूसरा, मुझे लगता है जो भी कोई मलाई वाला दिखता है गवर्नमेंट को यहाँ पे मलाई है, उनको आप चूसना शुरू कर दो। टू बी फ्रैंक मैं कहूँगा, आज पेट्रोल है, गवर्नमेंट और किसी चीज़ में नहीं, क्या गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल नहीं कर सकती है? पेट्रोल, रसोई गैस, जो बहुत इनिशियल चीज़ें हैं, और इससे ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय तो पूरा डीजल पेट्रोल पे ही डिपेंडेंट है। फर्स्टली इनका आते ही तुरंत इफेक्ट मार्केट में जाता है, उनके कस्टमर पे जाता है। हम भी जैसे इनके कस्टमर हैं तो सीधा आधा भाई रेट बढ़ गए, क्या बात हुई, डीजल पेट्रोल नहीं सुन रहे हो, क्या रेट पे पहुंच गया है, चुप हो जाना पड़ता है। हमारी आगे फिर प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। और नो डाउट जो है कोरोना वॉरियर्स, ये ट्रांसपोर्टर्स जो है कोरोना वॉरियर्स में नंबर 1 पोजीशन पे हैं, और इसके लिए इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जितना इनका सहयोग रहा कोरोना के समय में। हमें पार्टिकुलरली मैं देखा है, और मैं अपनी अनुभव की बात करता हूँ, हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई, वो ओनली ड्यू टू ट्रांसपोर्टर्स। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्टर जो हमारे कमाई की लाइफ लाइन है, उनके साथ जो भी हो रहा है ये, या पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और ये जो परेशानी है, जो त्रासदी आई, ये आई सभी पे आई है, हमारे मुल्क में नहीं आई, सभी देशों में आई है। इसको देखते हुए ये चीज़ें जो बढ़ रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे देश ने जो अच्छा काम किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो इतना कंट्रोल किया है, इसके लिए इस पे भी इनको बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। और ये जो हुआ है, ये जो हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। इसका पेट्रोल का दाम जल्दी से जल्दी इन्हें घटाना चाहिए और सभी की परेशानियों को समझना चाहिए। ट्रांसपोर्टरों ने ही सारा हेल्प की है इस त्रासदी में, उनको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। और रही बात तीर्थ या जो नए सीएम जो बदले हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं बुक स्टेट से हूँ, किताबों की लाइन से हूँ। ये ट्रांसपोर्ट लोग मेरे भाई हैं, सामने जो बड़े भाई साहब बैठे हैं मेरे, और मैं बहुत आज से नहीं 9 साल से इनसे संपर्क में हूँ। मेरा माल कंटिन्यू आता था। आज ये भी जानते हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, जब से किताबों की जो लाइन थी बिल्कुल ही बंद हो गई है, बिल्कुल ही बंद हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस पर भी उनको अमल करना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये जो 30 साल से इस लाइन में पड़े हुए हैं, आज जो एनसीईआरटी पूरा कवर नहीं करती है, और ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हुआ है आगे से ना हो। तीरथ जी रावत जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हैं और गाड़ियों की आपको बहुत नॉलेज होती है। जो मॉडल्स गाड़ियों के चेंज हुए, जैसे पहले BS3 था, फिर BS4 लाए गवर्नमेंट, काफ़ी समय बाद लेके आई थी BS4, लेकिन BS4 लाने के बाद जो तुरंत BS6 मॉडल आ गए गाड़ी के, उसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से साल भर का भी समय नहीं था जो मॉडल चेंज। और एक ग्रीन रूल एक और लेके आ रही गाड़ी की, जिसमें गवर्नमेंट ला रही है, गडकरी जी ने बताया था कि 20 साल से पुराने वाहन जो ट्रैश में चले जाएंगे, तो 15 साल से पुराने वाहन वो ट्रैश में चले जाएंगे। ग्रीन सैस कुछ है उसका, तो उससे क्या ट्रांसपोर्ट कारोबार में फ़र्क पड़ेगा? यहाँ जो हैं इस टाइम उत्तराखंड हमारे जो स्टेट में है, मेरे ख्याल से 80% गाड़ियाँ पुरानी हैं, 20% ही गाड़ियाँ नई होंगी। जो पहाड़ों में चल रही हैं वो थोड़ी बहुत नई हैं, बाकी जो प्लेन्स हमारी काम कर रही हैं वो 80% पुरानी गाड़ियाँ हैं। और जब ये 15 साल वाला मसला आएगा, इसमें तो पहले स्पेयर पार्ट वाले की ख़त्म होगा, ओल्ड मोटर पार्ट ख़त्म होगा, मिस्त्रियों की मुसीबत आएगी। भाई मिस्त्रियों को ये थोड़ी पता है, अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको अभी कई चीज़ों की जानकारी नहीं है। ये तो सबको संज्ञान में लेके कोई भी गवर्नमेंट स्टेप उठाती है तो सबको संज्ञान में लेके, सबको विश्वास में लेके, मेरा कहने का मतलब सबको विश्वास में लेके करना चाहिए। बहुत चिंता का विषय है, गोला में करीब 90% गाड़ियाँ पुरानी हैं, मतलब 90% से अबव भी होंगी, 90% से। तो सारी गोला की गाड़ियाँ वो सब पैदल हो जाएंगे। और गवर्नमेंट अब ये नई रूलिंग साहब ये कह रहे हैं कि साहब आप पुरानी गाड़ियों के बदले आपको नहीं मिलेंगी, उसकी किस्तें कौन देगा? गोला 3 महीने मेरे पास रही है, गोला की गाड़ियाँ, मेरे को पूरा अनुभव है। 3 गाड़ी गोला की मेरे को नहीं है, तीनों मैंने बेच दी हैं। 3 महीने आप
4 महीने गोला में गाड़ी चला के साल भर का खर्चा निकाल लोगे क्या? उनके परिवार भी हैं आगे, ड्राइवरों के खर्चे हैं, लेबर के खर्चे हैं, फिर साल भर जब गाड़ी आदमी सिलेंडर करता है तो 1 लाख रुपए फिर गाड़ी को निकालने के लिए चाहिए। 1 लाख रुपए आदमी कमा नहीं रहा गोला में। अब ये गोला की पोजीशन तो गोला वालों को पता है, और यहाँ की भौगोलिक पोजीशन को देखते हुए जैसे 15 साल पुरानी गाड़ी ख़त्म होगी तो मेरे ख्याल से भगवान ही मालिक है इसका, क्या कहाँ तक आवाज़ जाएगी इसकी। सर अगर 15 साल में ये गाड़ी को क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कंडम कर दे रहे हैं, कबाड़ नीति घोषित कर दे रहे हैं, तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बाजार में स्पेयर पार्ट्स बिकना बंद हो जाएगा, मिस्त्री चौपट हो जाएंगे, रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, बेरोजगारी पड़ जाएगी, उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो कह रहे हैं हमसे नई गाड़ी लो। नई गाड़ी सिर्फ 3 या 4 परिवार बनाते हैं पूरे भारत में, सिर्फ वो काम वो ही करेंगे, बाजार बिल्कुल चौपट हो जाएगा, काम बाजार में नहीं आएगा। हमारे को मजबूर होकर एजेंसी में ही सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि वो BS6 है, वो लैपटॉप से ही होनी है। हमारा बाजार का मिस्त्री जो है लैपटॉप का ज्ञान नहीं लेता बिल्कुल। तो आप ये समझिएगा कि बिल्कुल उनके रोजी रोटी के सारे लाले पड़ जाएंगे, उनके ऊपर परिवार के 12-12, 14-14 जो आदमी हैं जो उन पर निर्भर हैं वो क्या खाएंगे। हमारे यहाँ गोला में जो है कम से कम 8,500 गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिसमें 5,500 गाड़ी जो है 15 साल से पुरानी होने वाली है। तो ये समझिएगा कि 5,500 गाड़ियों से जो परिवार जुड़े हुए हैं वो एकदम यहाँ पे भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। मैं मोटर पार्ट व्यवसायी भी हूँ, और सबसे बड़ी परेशानी जो आपने अभी सवाल किया ना BS4 या BS6 में, कंपनी हर तीसरे महीने मॉडल आइटम चेंज कर देती है। कोई ना कोई हमारी इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जहाँ पहले हम 2 या 4 पीस में अपना काम कर सकते थे, वहाँ हमें आज 1-1 पीस रख के भी 10 पीस रखने पड़ रहे हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 10 गुना बढ़ चुकी है ऑलरेडी, और रिटर्न जो है वो नहीं के बराबर है। होता क्या है कि करके कहते हैं आज BS4 आ गई, उसके बाद BS6 इन्होंने कर दी, ना तो उसकी लिए कोई मैकेनिक है। सीधा सा है कि ये सर्विस सेंटर को ही प्रमोट कर रहे हैं, सर्विस सेंटर में गाड़ी जाए, सिर्फ अमीरों का ही काम रह जाएगा, अदरवाइज जो छोटा मैकेनिक था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गाड़ियाँ और जहाँ तक ये 15 साल वाला कह रहे हैं, अगर ये लागू हो गया तो इससे मैं समझता हूँ कि करे इतनी बड़ी एक हमारे लिए मतलब पीड़ा का विषय हो जाएगा ये, कि हम उसको सफ़र करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर गाड़ियाँ हट जाएंगी उसको तो अपना परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी भाई अपने बच्चों को पढ़ाई कैसे करेगा। अब देखिए लॉकडाउन के टाइम पे जो ऑनलाइन पढ़ाई चली है और स्कूलों वालों ने सबसे फीसें लेनी चालू कर दी है। एक परिवार को 30-30, 40-40 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे। इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के टाइम पे जो इन्होंने वादा कर रहा था, अब दिल्ली है, दिल्ली सरकार देखो कितना अच्छा शिक्षा के बारे में भी सोचती है, तो वो उत्तराखंड सरकार को भी थोड़ा इस पर देखना चाहिए कि गरीब आदमी फीस कहाँ से देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने कोरोना काल से पहले बनाई थी, प्लानिंग्स गवर्नमेंट ने ही बनाई, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ही बनाई, हमारी आपकी भी थी। जब ये इतना बड़ा एक तरह से आप ये कहिए कि पेंडेमिक आया तो कई चीज़ें शटर्ड हो गई, कई चीज़ें अभी हम उस जगह पे आ ही नहीं पाए जहां हम पिछले साल थे। तो कोई चीज़ें जब वहाँ की प्लानिंग्स थी वो आज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए। जैसे अभी आप आज की तारीख में देख रहे हैं, कोई भी वजह कोई भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे उसके लिए आदमी तैयार नहीं है, क्योंकि अंदर से आदमी टूटा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी चीज़ें नई मत लाइए, बट उसकी जो फायदे और नुकसान है ना उसे भी पूरी तरह से कंसिडर कीजिए, और जिस जगह भी आप इसको करना चाह रहे हैं उन लोगों से मिलके उनसे उनके विचार विमर्श के बाद ही कीजिए, ताकि उसका इफेक्ट कभी गलत ना हो। कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि मान लो हम अच्छा के लिए जा रहे हैं, पता लगा उससे अपराध बढ़ने लग गया। जब बेरोजगारी आएगी अपराध बढ़ेगा ना, कौन रोक लेगा उन्हें। हम लोग कब तक खिला पाएंगे। एक टाइम पे तो ट्रांसपोर्ट हम लोग भी कहाँ तक उनको फीड करेंगे। जब हमारी बाउल्स खाली होता जा रहा है तो हम किसी को कैसे फीड करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, अगर कोई चीज आपने इंप्लीमेंट करानी है, फर्स्ट यू हैव टू थिंक देन इंप्लीमेंट। सर केंद्र सरकार से सुझाव कि हमारी गाड़ी अगर फिट है 15 साल 16 साल की हो जाती है, अगर RTO पास कर देता है, फिटनेस क्लियर कर देती है, तो उसको रोड में चलने दिया जाए। सही बात है, क्योंकि बहुत से लोग जो मतलब ट्रांसपोर्ट कारोबार में भी ऐसा नहीं कह सकते कि सब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, कुछ लोग कम उसमें भी हैं, तो वो पुरानी गाड़ियों पे अपना कारोबार। और हल्द्वानी में तो मैं देखता हूँ कि लोकल जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत पुरानी हैं। और जैसे सर ने बहुत अच्छा मुद्दा कहा कि बिना कंसल्ट किए कोई चीज़ बदलनी नहीं चाहिए, कि जैसे अभी बिना कंसल्ट करे हमारी एक तीसरी कमिश्नरी बन गई है और उस पर भी लगातार विरोध चल रहा है। नई गाड़ी ले लो, ठीक है, सुविधा दे दी फाइनेंस की, उसकी किस्तें कौन देगा, किस्तें कैसे निकलेंगी। कारोबार तो वही है, कारोबार थोड़ी बढ़ेगा कोई।
बस कम से कम नई गाड़ी की किस्त आएगी कम से कम 70,000 रुपये मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं। वो 40,000 रुपये कमा नहीं रहा गाड़ी वाला, तो 70,000 की किस्त लाइबिलिटी तो भाई जिससे लोन लोगे लाइबिलिटी तो रहेगी ना हमारे साथ भाई। टैक्स भी मतलब वो टैक्स को भी छोड़ो, इंश्योरेंस कितनी है नई गाड़ी की, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 40,000 रुपये आपने कर दी। हर साल थर्ड पार्टी बढ़ा दे रहे हैं आप। इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहाँ हर साल ही बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंश्योरेंस में भी है। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे आप कह रहे हो साहब 15 साल पुरानी बाकी कबाड़ हो गई गाड़ियाँ। हमने मान लो आपने कहा कि साहब आपने फैसिलिटी दी, गाड़ियाँ लोन फ्री कर दिया साहब, लोन ले लो और गाड़ी चला लो। गाड़ी चला के किस्तें कौन देगा उसकी? वो जो अभी तो गाड़ियाँ जो हैं हमारी जो गोला में गाड़ियाँ हैं वो 90% फ्री हैं लोगों की, वो बेचारा अपना गसर बसर कर रहा है। अब लोकल छोटा स्टेट है, अभी सबके आपने नियम तो लागू पूरे हिंदुस्तान में कर दिए। अभी छोटा स्टेट है, कारोबार की ये पोजीशन है, 30 किलोमीटर बाद दूसरा हमारा स्टेट लग जा रही है, वो जिला लग जा रहा है। यहाँ से निकले 30 किलोमीटर तो उत्तर प्रदेश लग गया। मतलब है काम भी नहीं है, उसका भी टैक्स देना है। तो मतलब ऐसे लायबिलिटी इतनी डाल दी है कि मतलब अब आदमी को सोचने को मजबूर हो गया। जैसे हमारे महामंत्री जी ने कहा कि हमारा एक छोटा स्टेट है, ये बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बहुत छोटा दायरा है, छोटा काम है और छोटे ही आमदन है, उसको भी और छोटा संकीर्ण करते जा रहे हैं और कर्जे के बोझ में हमें डालते जा रहे हैं। हम तो फिर भी अभी सरकार से कहते हैं, ये सुझाव देते हैं कि अगर हमारी गाड़ी फिट है, हमारी गाड़ी फिटनेस क्लियर कर देती है आपके आरटीओ में, तो उसको चलने का अनुमति दी जाए। दूसरा सर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि थोड़ा सा हम कॉस्ट कट कैसे कर सकते हैं, हमें प्रोत्साहन दिया जाए। अभी हम डीजल पर निर्भर हैं सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए, हमको सीएनजी के प्रोत्साहन दिया जाए। हमें सीएनजी का यहाँ पे पंप लगाए जाएं, सीएनजी की फैसिलिटी दी जाए, सीएनजी की गाड़ियों को फाइनेंस किया जाए जीरो फाइनेंस में, ताकि हम जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए। कहते हैं ना परिवर्तन से ही प्रगति होती है, तो अगर ये परिवर्तन करेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बहुत बड़ा ये एक जो है सहारा मिलेगा, एक उनको पीछे से एक आसरा मिलेगा आगे कारोबार को बढ़ाने के लिए। वैसे बहुत अच्छी चीज़ प्रदीप जी ने कही कि जैसे जैसे नया गाड़ी आएंगी तो उनके जो किस्तें होंगी। मैं एक चीज़ अभी गवर्नमेंट की भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जब ये कोरोना काल आया था तो हम लोग की EMI चली रही थी, वो गवर्नमेंट ने हमें 5 महीना 6 महीने का एग्जाम्प्ट किया, उसको आगे बढ़ाया। तो अगर नई गाड़ी लाना इतना ही ज़रूरी होता है तो कम से कम 1-1.5 साल तक की उसकी कोई किस्त पे ना करनी पड़े किसी को भी, ताकि वो 1-1.5 साल खड़ा हो जाए। उसके बाद अगर उसको बनती है तो हाँ अर्निंग हो जाए, देन ही कैन पे। और उसके बाद भी सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे। ये कोरोना पीरियड जिस तरह से दोबारा रिपीट हो रहा है, ऐसा होगा तो आदमी कैसे काम करेगा, है ना। तो जो भी है उसको उस एक लेमैन से आप पूछिए कि आप कैसे उसको पे कर पाओगे, उसकी पेइंग कैपेसिटी। क्योंकि हमारे इतने बड़े लेवल पर अगर गाड़ियां बदली जाएंगी और कोई भी अगर लोनिंग, आज तो लोनिंग नहीं हो रही है, आप पूछिए कोई भी आदमी जल्दी जल्दी लोन नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि भाई बैंक्स भी तो हमारे ही पैसा घुमा रहे हैं। लोन लेंगे तो देना भी है, भले बैंक कहते हैं कि मैं 1 साल तक किश्त नहीं लूंगा, लेकिन 1 साल बाद तो लेगा। बिल्कुल 1 साल बाद, 1 साल में तो चलो अगर चीजें सही रहती तो ही कैन मैनेज, है ना, वो ही कैन मैनेज। जीएसटी के इन्होंने प्रावधान किया कि साहब जैसे अगर किसी गाड़ी में ट्रांसपोर्टर सब ठीक ठाक काम कर रहा है, कहीं पार्टी की गलती, जीएसटी नंबर गलत भर दिया या कुछ भर दिया या जीएसटी नंबर नहीं है, अब ट्रांसपोर्टर तो उसको चेक नहीं कर रहा हर वक्त कि भाई किस पार्टी का क्या जीएसटी नंबर है। उसने बिल्टी बनाई, माल रवानगी कर दी, गाड़ी रुक गई, सेल टैक्स ने रोक ली गाड़ी, राजकर विभाग ने कि साहब इसका जो है आप चेक कराइए। ठीक है साहब, आप अपने विभाग में गाड़ी ले गए चेक करने के लिए। उसके बाद उन्होंने देखा साहब ये फॉल्ट आ रहा है, तो इसमें पूरी गाड़ी की तो गलती नहीं है ना, कोई और जो इतने माल है उसमें परचून जो है उसका क्या बेचारे का कसूर है। आपने 6 दिन गाड़ी खड़ी कर दी वहाँ पे। भाई हमारा अनुरोध यह है कि जिस पार्टी ने गलत उसमें वो कर रखा है, जिसकी मिस्टेक है, उसको माल को उतार लिया जाए, बाकी गाड़ी छोड़ी जाए। भाई मेरी सर्विस लेट हो रही है, उसमें कोई खाने पीने की दवाई का काम है, कुछ भी है, ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसमें, तो उसमें कहाँ हमें रियायत मिल रही है। 6 दिन आपने गाड़ी खरीदी नहीं साहब, जब तक ये छूटेगी नहीं, ये माल नहीं छूटेगा तब तक हम पूरी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। और अध्यक्ष जी से मैं फिर से एक बार कहूँगा कि समाप्ति के लिए ज़रूर आप हमारे चैनल के लिए और 2 शब्द ज़रूर कहें सर। मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक माध्यम बनता है कोई किसी की कठिनाई को दूर करने का, और वो आपने शुरू की है, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका चैनल प्रभु से ही प्रार्थना करें खूब तरक्की करे और आप हमारी समस्याओं का समाधान का रास्ता बने। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप हर खबर को, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी खबर को आप अच्छे तरीके से उठाएंगे और सब लोगों की दुआएं भी लेंगे इसके संग संग,
क्योंकि एक देखो, एक विशेष जो होती हैं वो वेल विशेष जो होती है वो आदमी को कामयाबी पे पहुंचाती है। और एक बड़ा सराहनीय काम आपके जे न्यूज़ चैनल ने उठाया है और पहल हमारे द्वारा हमसे की हुई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सब व्यवसायियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रभु आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए, जिसे देख के हमें भी खुशी हो कि हमारे एक शहर का चैनल है और ये एक तरक्की की तरफ जा रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष अमरजीत सेठी जी ने बहुत अच्छी बात से कार्यक्रम के हमारे समाप्ति की घोषणा की एक तरह से, और आप लोगों को भी मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोगों की कोई भी बात हो हम अपने चैनल से उसको ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि हमारी चैनल का टैग लाइन ही है जे न्यूज़ नई सोच के साथ। जो भी नई सोच होगी, जो भी अच्छी सोच होगी, वो हमारे चैनल से ज़रूर आगे जाएगी और हम पूरी कोशिश करेंगे समाज के उन मुद्दों को आगे लेके जाएं जो शायद नहीं निकल पाते हैं। तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल में आए, अपना कीमती वक्त निकालकर और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर करी, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हमें बताई। और आगे भी जैसे कोई कार्यक्रम होगा हम लोग चाहेंगे कि आप लोग फिर अपना समय निकाल के हमारे न्यूज़ चैनल में आए। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम चाय पे तो आओ ना, और इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम चाय पे तो आओ ना में आगे हम और भी नए नए मुद्दों को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। और आपको हमारे चैनल के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताज़ा अपडेट्स के लिए। और हमारी आपसे हम आपसे वादा करते हैं कि समाज के उन मुद्दों को हम आपके बीच में लेके आएंगे जिन मुद्दों को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। तब तक आप लोग बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।